बताना तुम लोग बेटा। डिस्टर्ब स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके। देखो, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास विषय से संबंधित मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को आधार बनाते हुए आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे एज ए स्क्रीन शेयर के माध्यम से। और यह आपका पूरा यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ टीजीटी पीजीटी और आईएएस पीसीएस के जो एग्ज़ाम है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस पे भी आपका ये काफ़ी आपके लिए लाभदायी होगा। तो पूरा कंप्लीट पैकेज एक आपका रहेगा जिसमें आप को 80 to 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे आपका जब प्री मेडुअल हिस्ट्री है ना, मध्यकालीन भारत के पहले, जब राजपूत काल भी जिसको कहते हैं, उसमें जो राजपूतों का इतिहास है जिसके बारे में जो आपका माना जाता है 800 से 1200 एडी ईस्वी तक पूर्व मध्यकालीन भारत, और इस दरमियान जो घटनाएं घटित हुई, जो राजपूतों का राज्य था, जो शासन था, और उसमें संबंधित जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं उससे संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात की पूछा जाता है कि राजपूतों का इतिहास किसने लिखा था, है ना। तो कर्नल टॉड का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न आपका आता है कि राजपूतों का इतिहास किसने लिखा, तो कर्नल टॉड ने लिखा था। ओके। इसके बाद जो है आबू पर्वत पर ये माना जाता है, आबू पर्वत पर वशिष्ठ अग्निकुंड से राजपूतों का उदय हुआ था, और यह जो थॉट लिया गया है वह चंद्रबाई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों पर आधारित है। इसमें 4 राजपूतों का
मुख्य रूप से जन्म माना जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक है, पूछा जाता है एग्जाम में, एक प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार जिसको बोलते हैं, एक चालुक्य, एक चौहान और एक परमार। ये 4 राजपूत वंश बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है आपके कि आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ कुंड से राजपूतों का उदय हुआ, जो चंद्रबदाई के पृथ्वीराज राजसों के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें किन 4 राजपूतों का अभ्युदय हुआ? तो प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश और परमार वंश। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कनिंघम एक इतिहासकार हैं, कनिंघम, जिनका कोटेशन पूछा जाता है, जो यूची कुषाण से जाति से राजपूतों का उदय होना मानते हैं। उनका ये मानना है कि यूची कुषाण से ही राजपूतों का अभ्युदय हुआ था, ये कनिंघम का मानना है। तो ये राजपूतों के अभ्युदय से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बेसिकली वह मैंने आपसे जिक्र किया था। और गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना, जो उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु थी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, है ना, BC 600 से, है ना, जो आपकी पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी थी। जब राज्योदय होता है तो जो राजधानी है वह आपका पाटलिपुत्र से परिवर्तित होकर के कन्नौज हो जाती है। इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कन्नौज था, और उसके पहले पाटलिपुत्र था। तो ये जो है उदय से संबंधित प्रश्न हमने आपसे बताया। तो जो भी प्रश्न आता है राजपूतों के अभ्युदय से संबंधित, इसी पर आधारित रहता है। और अब इसके बाद एक एक करके राजपूत वंशजों का हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो बेटा? हेलो, है ना? अब हमने बात किया आपका गुर्जर प्रतिहार। ध्यान रखिए, प्रतिहार वंश जो बात कहा था, उनको कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निकुल के राजपूत हमने अभी आपसे बताया। इसमें इनके बारे में, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वह माना जाता है, इनका जो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है गुर्जर जाति का, वह पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय, इसका एक एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जाति का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से सबसे पहले प्राप्त होता है। तो ये जो है इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, या सबसे पहला वास्तविक शासक या महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आपको ध्यान में रखना है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक या वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, अब नागभट्ट प्रथम ने ही सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण किया था, तो नागभट्ट प्रथम के समय में ही उनसे संघर्ष किया गया था। और ग्वालियर प्रशस्ति में, जो ग्वालियर प्रशस्ति है,
उसमें नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। म्लेच्छों का नाशक। म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस वंश के जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं उसमें आप ये जान लीजिए वत्सराज हैं जो पूछा जाता है, और वत्सराज के अलावा नागभट्ट द्वितीय हैं जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके इसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। इस वंश का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक है वह है मिहिर भोज। मिहिर भोज काफी महत्वपूर्ण शासक है, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर, प्रतिहार, पाल और जो है आपका राष्ट्रकूटों के मध्य, जिसमें दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट जो है वंश के शासक ने युद्ध में भाग लिया था, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिपक्षीय संबंध या त्रिकोणीय संघर्ष जिसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश, ये दक्षिण भारत से शामिल होने वाला वंश राष्ट्रकूट वंश था, और यह वत्सराज के ही समय में आपका लड़ा गया था। तो इसलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है वत्सराज पराजित हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। वत्सराज पराजित हुए थे, और इस युद्ध में जो विजय मिली थी वह राष्ट्रकूटों को मिली थी। तो त्रिपक्षीय संबंध किसके किसके बीच लड़ा गया था ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पाल वंश था, प्रतिहार वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। दक्षिण भारत से कौन सी वंश ने भाग लिया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था। किसको सफलता प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रकूट वंश को सफलता प्राप्त हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कौन शासक था? तो आपका वत्सराज शासक था, है ना। इसके अलावा हम जिक्र कर रहे थे मिहिर भोज की। मिहिर भोज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट शासक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश का। यह भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और इसने जो है 2 उपाधियां धारण की थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदि बाराह, बाराह विष्णु का चिन्ह है इसलिए इसको विष्णु का उपासक कहा जाता है। आदि बाराह और प्रभास की उपाधि इसने धारण की थी, मिहिर भोज ने। बहुत महत्वपूर्ण शासक था, और इसके द्वारा चलाए गए जो चांदी के सिक्के हैं उनका नाम उस पर अंकित है, द्रह्म। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में। आदि बाराह की उपाधि किसने धारण की, या प्रभास की किसने उपाधि धारण की, या चांदी के द्रह्म सिक्के किसने प्रचलन किए, त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच लड़ा गया। तो इसलिए जो है काफ़ी ये महत्वपूर्ण जो है शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसका जिक्र मैंने आपसे किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके समय में ही, मिहिर भोज के समय में ही राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया गया था, और ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रकूट वंश के अन्य शासक में एक महेंद्रपाल प्रथम थे। महेंद्रपाल प्रथम, इन्होंने भी परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा एक दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है वह आपका इंद्र तृतीय है, और इंद्र तृतीय की ही सभा में आपको ये ध्यान में रखना है, राजशेखर काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, विद्वान थे जो राजशेखर जो इंद्र तिथि के दरबार में थे, निवास करते थे, इनको संरक्षण प्राप्त था, उनके राजगुरु थे, और इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, और जो है उन ग्रंथों का नाम पूछा जाता है तो कर्पूर मंजरी, राजशेखर के द्वारा रचित ग्रंथ कर्पूर मंजरी, देन काव्य मीमांसा, ये काफी जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पूछे जाते हैं कि राजशेखर ने किन ग्रंथों की रचना की थी। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण था गुर्जर प्रतिहार वंश से। इसके अलावा अल मसूदी जो बगदाद का निवासी था, अल मसूदी, वह महिपाल के समय में ही जो है एक दूसरा शासक था महिपाल, इसके समय में ही वह गुजरात या आया हुआ था। तो महिपाल के समय में ही बगदाद का निवासी अल मसूदी गुजरात आया हुआ था, ये भी आपका खूब पूछा जाता है। यही नहीं, महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम, ये दोनों ने ही राजशेखर, जिसका अभी हमने जिक्र किया था, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी जिन्होंने लिखा था, संरक्षण इनको प्राप्त हुआ था, और उनको राजशेखर ने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा था। और प्रतिहारों के सामंत जो है कहे जाते हैं, जब प्रतिहार साम्राज्य का जो विघटन हुआ, तो विघटन के बाद से जो स्वतंत्र राज्य बने वो प्रतिहारों के ही सामंत कहलाते हैं। इसमें गुजरात के चालुक्य वंश खूब पूछा जाता है, जेजाक भुक्ति के आपका चंदेल वंश, मालवा के परमार वंश, और शाकंभरी के चौहान वंश। चौहान वंश को चाहमान भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो हमने अभी जिक्र किया है आपका अग्नि कुंड से जो उद्भव हुआ था, चंद्रबदाई के पृथ्वीराज रासारों पर आधारित जो ग्रंथ था, जिसमें 4 राजपूतों का हमने जिक्र किया था, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार वंश। ये 4 में चौहान की जगह आपको विकल्प में चाहमान दे दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाएं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर चौहान की जगह चाहमान आता है तो वह भी उसमें शामिल माना जाएगा। जैसे मान लिया पूछ दिया गया आपसे कि अग्निकुंड में किन 4 राजपूत वंशों का जो है उल्लेख मिलता है, ए प्रतिहार वंश, बी चालुक्य वंश, सी चाहमान वंश, और डी परमार वंश, और ई उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि चौहान की जगह चाहमान पूछ दिया जाएगा तो भी उत्तर आपका वही होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो है गुर्जर प्रतिहारों ने, जब कहा जाता है कि
अरबों ने या मुसलमानों ने जो आक्रमण किया था, तो उसमें गुजरात के ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश के शासक थे, इनके लिए कहा जाता है कि विदेशियों के आक्रमण के समय इन्होंने भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई थी गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इस वंश का अंतिम शासक जो है यह यशपाल को माना जाता है। यशपाल अंतिम शासक था, और इसका जो है नागभट्ट प्रथम महत्वपूर्ण वास्तविक शासक था। इसके अलावा हमने जिक्र किया वत्सराज को लेकर के, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि राजपूतों का जो अभ्युदय हुआ वह गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का जो समय है वह गुप्तोत्तर वंश कहलाता है, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और इसमें राजपूतों के उद्भव को लेकर के तमाम कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वह मूलतः आबू पर्वत पर अग्निकुंड से राजपूतों का जो उद्भव हुआ उसमें केवल 4 राजपूतों का वर्णन है। गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, चौहान या चहमान वंश और परमार वंश। यह जो सिद्धांत है वह पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा था, उस पर आधारित है। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु ईसापुर 6ठी शताब्दी तक जो है हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र था। उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु था वह पाटलिपुत्र था, लेकिन उत्तर भारत में राजपूतों के समय में आकर के पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना, और कन्नौज पर अधिकार को लेकर के ही 3 प्रख्यात जो है शक्तियों के बीच युद्ध हुआ, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। वह उत्तर भारत की तरफ से पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, और दक्षिण भारत की तरफ से राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था। कर्नल टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा था। हालांकि वे कर्नल टॉड जो है राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण और हूण यानी विदेशी जातियों से उत्पन्न मानते हैं राजपूतों का अभ्युदय, जबकि कनिंघम ने राजपूतों को यूची यानी कुषाण जाति का वंशज स्वीकार किया है। तो इससे ये संबंधित प्रश्न आपके अभ्युदय से संबंधित जो है हमने आपसे जिक्र किया। इसके बाद जो 4 वंशज हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश में गुर्जर जाति का जो उल्लेख मिलता है वह आपका पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख है, काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख है। एहोल अभिलेख इससे मिलता है। इस वंश का जो संस्थापक था उसको माना जाता है नागभट्ट प्रथम को, और नागभट्ट प्रथम के समय में ही अरबों से संघर्ष हुआ था। इसके कारण ही ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का शासक भी कहा गया है। इस वंश का जो है दूसरा महत्वपूर्ण जो शासक था वो वत्सराज था। हालांकि उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से वह पराजित हो गया था। इस वंश का एक अन्य शासक नागभट्ट द्वितीय था, जिसने प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को बनाया था। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शासक है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह है मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज जिसके बारे में हमने आपसे अभी जिक्र किया कि यह वैष्णव, इसको मिहिर भोज को भोज भी जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भोज है ना, कभी कभी मिहिर भोज को भोज भी कह दिया जाता है एग्जाम में।
तो भोज यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने आदि बाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। इसने चांदी के द्रम सिक्के का प्रचलन किया था। तो ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो है महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल किसके समय में पूछा जाता है कि राजशेखर जो है संरक्षण प्राप्त था। तो आपको ध्यान में रखना है महेंद्रपाल प्रथम और आपका महीपाल, इन दोनों ने ही राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। और इन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रतिहारों का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो है उसके सामंत जो थे उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनमें ही गुजरात के चालुक्य वंश, जजाक भुक्ति के चंदेल वंश, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि किन वंशजों का उल्लेख जो है इसमें अग्निकुंड में नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, चौहान या चहमान और परमार वंश। इसमें एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, चालुक्य वंश दे दिया जाएगा, प्रतिहार वंश दे दिया जाएगा और आपका जो है चौहान दे दिया जाएगा और एक दूसरा दे दिया जाएगा आपका जो है कि चंदेल वंश, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जजाक भुक्ति के जो चंदेल थे इनका उल्लेख उसमें नहीं मिलता है ना। बाकी आप देखिए चालुक्य जो थे जिसके बारे में हमने जिक्र किया वो सामंत थे ही, अग्निकुंड में सामंत भी थे प्रतिहारों के, लेकिन इनका भी उल्लेख मिलता है। चौहान वंश या चहमान वंश का भी उल्लेख मिलता है। परमार वंश मालवा के थे, इनका भी उल्लेख मिलता है। ये स्टेट भी पूछ दिया जाता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है आपको। गुजरात के चालुक्य वंश, चालुक्य कहाँ के थे तो गुजरात के। चंदेल कहाँ के थे तो जजाक भुक्ति के चंदेल थे, मध्य प्रदेश में है। जजाक भुक्ति के चंदेल थे। और मालवा के परमार थे। मालवा के परमार थे और आपके शाकंभरी के चौहान थे या चहमान थे। शाकंभरी के चौहान थे या चहमान थे, है ना। तो ये जो है प्रतिहारों के सामंत थे, ये ध्यान में रखने वाली बात है। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के समय भारत के द्वारपाल की या रक्षक की भूमिका निभाई थी, है ना। ये पूछा जाता है कि भारत के द्वारपाल की आक्रमण के समय किस वंश ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी तो गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का अंतिम शासक कौन था तो यशपाल, है ना। ये आपको क्लियर हुआ बेटा। तो हमें उम्मीद है कि इसमें गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जो प्रश्न आपका आएगा वो आप कर लेंगी। अब जो है हम लोग बात करेंगे चौहान वंश की, है ना। चौहान वंश ये जो है दिल्ली का चौहान वंश काफी फेमस है ना। चौहान वंश इसी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका
हाँ, चाहमान वंश। ओके, गुड, है ना। तो ये जो है दिल्ली के कहे जाते हैं चौहान थे। और ये जो है कन्नौज के किस किस वंश के ये सामंत थे? हाँ, सामंत किसके थे ये? चौहान या चाहमान वंश? हाँ, किस वंश के सामंत थे? अभी हमने आपसे बताया ना, गुर्जर प्रतिहार वंश के ही ये सामंत थे, है ना। चौहान, चाहमान, परमार, है ना, ये सब चालुक्य, हैं? ये सब प्रतिहार वंश के ही जो है सामंत थे। ठीक है। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है वाकपति राज। वाकपति राज, वाकपति राज। ठीक है। वाकपति राज के ही समय में प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से अलग ये अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसलिए वाकपति राज जो चौहान वंश के हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो वाकपति राज ने ही प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और इनके पुत्र जो थे उनका नाम था सिद्धराज। सिद्धराज, और सिद्धराज ने ही अपने राज्य का विस्तार करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी सिद्धराज ने। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी सिद्धराज ने। सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्ष के लेख में इसे अपने राजवंश की लक्ष्मी का उद्धार किया है, ऐसा वर्णन मिलता है। और यही नहीं, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को भी पराजित किया था। और आशापुरी देवी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने कराया था। इसलिए विग्रहराज द्वितीय का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा इसमें हम ये देखते हैं कि अजय राज एक शासक हैं, उनका भी महत्वपूर्ण इसलिए स्थान है अजय राज। हम आपसे बता दें कि हम उसी पॉइंट्स को यहाँ पर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अजय राज जो अजमेर नगर जिसको हम लोग आज कहते हैं, अजय राज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय राज ने, ये अजय राज आपके दिल्ली के चौहान वंश के ही शासक थे। अजमेर के निकट शाकंभरी एक प्लेस था अजमेर के निकट, इसीलिए शाकंभरी के चौहान या दिल्ली के चौहान इनको कहा जाता है। तो अजय राज जो है काफी महत्वपूर्ण थे, इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रहराज चतुर्थ और बीशल देव, ये दो महत्वपूर्ण नाम हैं इस वंश का। विग्रहराज चतुर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो दिल्ली के जो तोमार वंश थे उनसे ही दिल्ली पर अधिकार किया था। इन्होंने दिल्ली पर जो तोमर
का अधिकार था, तोमरों का जो अधिकार था, वंश का जो शासक था। इसलिए महत्वपूर्ण है कि विग्रह प्रश्न पूछा जाता है कि जो है दिल्ली पर विग्रहराज चतुर्थ ने जब अधिकार किया उस समय किस वंश का शासक था, तो तोमर वंश का शासक था। यानी एक तरीके से दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो तोमर वंश के द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले ये अजमेर वंश, अजमेर शाकंभरी के निकट जो अजमेर प्लेस था वहाँ के चौहान वंश थे, और चौहान वंश का जो शासक विग्रहराज जो चतुर्थ था उसने जो है दिल्ली को तोमरों से छीन लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये भी खूब प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली पर किस वंश के शासक को हरा करके विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था, तो तोमर वंश है ना। विशल देव जो है इस वंश का दूसरा एक महत्वपूर्ण शासक था। विशल देव को जरूर याद रखिएगा। विशल देव आपका काफी महत्वपूर्ण है। विशल देव इसलिए कि ये शासक के साथ साथ एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे, और इन्होंने एक हरिकेल नामक संस्कृत की रचना की थी। हरिकेली या हरिकेल है ना, ये संस्कृत नाटक की रचना की थी, और इस नाटक का ही कुछ अंश आपके अजमेर का जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में निर्मित किया गया था, जो मस्जिद, उसकी दीवारों पर इस नाटक का जो कुछ अंश है वह उत्कीर्ण किया गया है। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि हरकेल नाटक किसने लिखा था, तो विशल देव ने लिखा था, और यह संस्कृत में लिखा था, और इस नाटक के कुछ अंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद पर की दीवार पर उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी अंकित किए गए, इंस्क्राइब्ड किए गए हैं। इनके दरबार में सोमदेव जो है, सोमदेव रहते थे, और सोमदेव ने जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ की जो रचना की थी वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह है आपका ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज और कथा सरित सागर। ललित विग्रह राज एंड कथा सरित सागर, ये जो है रचना किया था सोमदेव ने। और सोमदेव जो रहता था वह विशल देव के दरबार में रहता था, और विशल देव ने हरकेल नाटक की रचना की, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार पर अंकित हैं। इसके अलावा हमें देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय है ना, पृथ्वीराज तृतीय काफी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा, इनको ही पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं, थर्ड कहते हैं। और इनका दूसरा नाम भी है एक जो कथाओं में मिलता है, वह राय पिथौरा। पूछा जाता है खूब नाम, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको आपने पढ़ा है, और पढ़ा इसलिए है कि 1100 जो 91 का और 1100 जो 92 का बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो मोहम्मद गोरी, जो गोरी वंश का शासक था, उसके बीच जो लड़ा गया था वह आपके पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही लड़ा गया था, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे पहले दूसरे युद्ध में, और पहले युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ उसमें ये पराजित हुए।
इनको बंदी बना लिया गया, बाद में इनकी हत्या कर दी गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। और इसके बाद हम लोग देखा कि जो है चौहान वंश का दमन किया था ऐबक ने और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज तृतीय के जो पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबार में थे वो ये चंद्रबरदाई थे, जिन्होंने राजपूतों का अभी हमने आपसे जिक्र किया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी थी। इसके अलावा जयानक थे इनके दरबार में पृथ्वीराज चौहान के, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा जयचंद्र भी थे इनके दरबार में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज तृतीय पहले जो युद्ध हुआ था वह आपका जो है पृथ्वीराज तृतीय के पहले जो युद्ध हुआ था वह आपका मोहम्मद गोरी के साथ जो हुआ था वह आपका भीम द्वितीय है ना। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है गुजरात के चालुक्य वंश जो है भीम द्वितीय पर भी आक्रमण किया था, ये आपको बताना था मुझे। तो ये आपके दो वंशजों के बारे में हमने आपसे जिक्र किया। और अब दिल्ली के चौहान वंश के बारे में मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। और दिल्ली पर जब अधिकार किया उस समय किसका शासन था? तोमर वंश का शासन था। तो ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि किसने अधिकार किया था? तोमरों ने। तो चौहान वंश जो था या चाहमान वंश, यह जो है इनका जो स्थान था मूल, वे शाकंभरी यानी अजमेर के निकट चौहान राज्य के रहने वाले थे। विग्रहराज तृतीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख में और सोमेश्वर के बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख में इस वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस वंश का जो पहला वास्तविक जो शासक था वह वाकपति राज थे। और उसके बाद इनके पुत्र सिद्धराज ने चौहान वंश का जो है विस्तार करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद हमने जिक्र किया विग्रहराज थर्ड के बारे में, जिन्होंने आशापुरी देवी मंदिर का जो है निर्माण कराया। चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। इसके अलावा अजय राज का हमने जिक्र किया, जिन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। फिर विग्रहराज चतुर्थ की बात हम कर रहे हैं, विशल देव की बात कर रहे हैं। विशल देव एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, अभी हमने जिक्र किया, जिन्होंने न केवल एक विजेता थे बल्कि वे एक लेखक भी थे और जिन्होंने हरिकेली नामक जो है संस्कृत नाटक की रचना की थी, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मंदिर पर मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। और इनके ही दरबार में सोमदेव रहते थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो है मोहम्मद गोरी के साथ जो गौर वंश का शासक था मोहम्मद गोरी, और तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। दूसरे युद्ध में ये खुद पराजित हुए थे और यहीं से भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। इसके बाद चौहान दिल्ली से चौहान वंश को पराजित करके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का कमांडर था, उसने अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज तृतीय के जो राज दरबार में रहते थे वे चंद्रबरदाई, जिनके पृथ्वीराज रासों में
ने रचना की। इसके अलावा जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। जयचंद्र ने हमीर महाकाव्य लिखा। इसके अलावा जो हम जिक्र कर रहे हैं कि भीम द्वितीय जो गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय, उसका मुकाबला हुआ था जो है मोहम्मद गोरी से भी मुकाबला हुआ था, पर इनके पहले और पृथ्वीराज चौहान के पहले मुकाबला हुआ था भीम द्वितीय से। और इसके बाद हम देखते हैं राज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर भी आक्रमण किया था, उनसे उनका मुकाबला हुआ था। तो ये हम आज दो वंश को आपके सामने रखे हैं। और इसके बाद राजपूत काल के अन्य जो वंशज हैं, जिसमें चंदेल वंश हैं आपके, इसके अलावा जो राठौर वंश हैं या चालुक्य वंश हैं, परमार वंश हैं, पाल वंश हैं, सेन वंश हैं, है ना, कश्मीर के वंश हैं, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और उसके बाद तुर्की आक्रमण जो हुआ था भारत में और फिर दिल्ली पर जो शासन शुरू हुआ था उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? जी सर। यस सर। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यस सर। है ना? तो इसका देखिए रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो हम इसका यूट्यूब पे भी कर देंगे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह आगे पूरा मेडुअल हिस्ट्री कोशिश करेंगे आपको हम पढ़ा दें सेशन में। ठीक है? जी सर। कल्चर से लेके इकोनॉमिक्स हिस्ट्री से लेकर के आपका जो भी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपका पूरा। और ठीक है, ओके। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू।